गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम वो टॉपिक जो हमारा चल रहा है उस राजा राममोहन रॉय उसको अब आगे पढ़ेंगे। पिछले दोनों वीडियोस के अंदर मैंने राजा राममोहन रॉय के प्रारंभिक जीवन, उनके धर्म, समाज और शिक्षा संबंधी विचारों को पढ़ाया और इस वीडियो में हम राजा राममोहन रॉय के राजनीतिक विचारों को पढ़ेंगे। मैं बराबर आपको छोटे छोटे सजेशंस देती जा रही हूँ ताकि आप जब भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें या जब भी टॉपिक को तैयार करें तो आप एक नई तरीके से उसकी तैयारी करें और मुझे लगता है कि आप अपनी जो परीक्षा की तैयारी की जो स्ट्रेटेजी है उसको सही ढंग से अपनाएंगे। ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कोरोना काल के अंदर ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं ये एक नया मीडियम है जिसको हम सीख रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस मीडियम को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करें और इसको अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को सुने, उनमें क्या कहा गया उसको समझने की कोशिश करें और उसके अनुरूप रिलेटेड मैटर पढ़ें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं राजा राममोहन रॉय के राजनीतिक विचार। राजा राममोहन रॉय के राजनीतिक विचारों में, चूंकि ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर विचारक हैं इसलिए सबसे प्रमुखता हम उनके राजनीतिक विचारों को देंगे और पहले देखेंगे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संबंध में उनके क्या विचार थे। राजा राममोहन रॉय ने व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया, उसको मान्यता दी। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? प्राकृतिक अधिकारों का तात्पर्य है वे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिलते हैं और जिन अधिकारों को समाज या राज्य निरस्त नहीं कर सकता। और ये अधिकार कौन से हैं? पहला, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। उन्होंने, राजा राममोहन रॉय ने इन प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में जो लॉक का, जॉन लॉक के, ग्रोशियस के, थॉमस पेन के विचारों को माना और उनकी तरह ही उन्होंने भी इन प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता दी। पर उनका व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में और राज्य के संबंध में जो पश्चिमी मॉडल था व्यक्तिवादी, उसको उन्होंने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के संबंध में जो पश्चिमी मॉडल है वो हस्तक्षेपवादी राज्य का है, लैसे-फेयर स्टेट का। लैसे-फेयर स्टेट का मतलब है कि राज्य व्यक्ति को काफी हद तक अपने कार्य करने के लिए खुला छोड़ देता है। राज्य का मानना है कि व्यक्ति को उसके विकास का अधिकाधिक मौका मिलना चाहिए और इसमें राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। परंतु राजा राममोहन रॉय ने तत्कालीन भारतीय समाज और उसमें फैली कुरीतियों को देखते हुए ये माना कि व्यक्ति को पूरी तरह या बहुत हद तक स्वतंत्र छोड़ देना उचित नहीं होगा। इसलिए उनका दृष्टिकोण था कि राज्य व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं से तो उसे वंचित ना करे, यानी वो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं तो उन्हें दे, पर साथ ही साथ उसका ये भी दायित्व है राज्य का कि वो एक ऐसे दशाओं को या एक ऐसे एक पृष्ठभूमि को तैयार करे जिसमें व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपना विकास कर सके। तो राज्य पूरी तरह व्यक्ति को खुला छोड़ दे, ऐसी बात का समर्थन उन्होंने नहीं किया। तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे, पर राज्य के द्वारा व्यक्ति को एक गाइडेंस देने की या एक गाइड की भूमिका राज्य की वो स्वीकार करते हैं ताकि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपना विकास कर सके। यहाँ पर दूसरी चीज है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। वो महान समर्थक थे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के। 1830 के अंदर जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो उसका बहुत समर्थन उन्होंने किया। यूनान और नेपल्स के अंदर स्वतंत्रता का भी उन्होंने समर्थन किया, पर उन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग को प्रस्तुत नहीं किया। आप अगर पूर्व में जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया अगर वो आपको याद हो तो आपको समझ में ये बात आ गई होगी कि आरंभिक दौर में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इतना अधिक पसंद नहीं किया या उसका समर्थन नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उनको ये लगा कि भारत के लिए
ब्रिटिश संपर्क बहुत लाभकारी है, हितकारी है। इसलिए उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रस्तुत नहीं की, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेजों के संपर्क में रहना भारत के लिए हितकारी होगा। उनके इस प्रशंसात्मक रवैये की वजह से बहुत सारे लोग को ऐसा महसूस होता है कि शायद वो अंग्रेजों का भारत में स्थायी रहने का समर्थन कर रहे थे, कि भाई अंग्रेज लंबे समय तक भारत में रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने ये माना कि ब्रिटिश सत्ता को ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्षों तक भारत में रहना चाहिए, और उसके बाद भारतीय इतने सक्षम हो जाएंगे कि वो अपने शासन को अच्छे से स्वयं ही चला सकें। तो दूसरी चीज़ कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन किया, पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता में जो भारत के पूर्ण स्वराज्य की मांग के प्रस्तुत करने का ज़्यादा समर्थन नहीं किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर 40 वर्ष तक भारत में अंग्रेजों का शासन रहे तो वो भारत के लिए लाभकारी हो। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात जो इसी से जुड़ी हुई है कि ब्रिटिश सरकार की सत्ता के समर्थक होने के बाद भी उन्होंने सरकार की निरंकुश शक्तियों का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने ये माना कि जो भारत में ब्रिटिश सरकार है वो कार्यपालिका ही कार्य कर रही है संपूर्ण, और इसलिए भारत के संबंध में कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश संसद को दिया जाना चाहिए। उन्होंने निरंकुश सत्ता का विरोध किया, और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये चाहा कि भारत में भी विधि के शासन की स्थापना हो। विधि का शासन का जो सिद्धांत है वो ब्रिटिश विद्वान डायसी की ही उपज है या उनके द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा देश जो है वो विधि के अधीन है और सारा शासन विधि के अनुरूप ही संचालित है। तो उन्होंने विधि के शासन का समर्थन किया, सीमित सरकार का। सीमित सरकार का भी मतलब यही है कि जब सरकार संविधान के अनुरूप या संविधान के दायरे में संचालित हो, तो उन्होंने इन दोनों चीज़ों का समर्थन किया। तो पहली चीज़ है राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों की, कि उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया, उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन किया, और भारत में ब्रिटिश सरकार का भी उन्होंने समर्थन किया, लेकिन 40 वर्षों तक। उनको लगा 40 वर्ष के बाद भारतीय काबिल हो जाएंगे कि वो अपने शासन को संभाल सकें। बहुत सारे लोग, यहाँ पर मैं उस पक्ष की भी चर्चा करूँगी कि बहुत सारे लोग जो ऐसा मानते थे, क्योंकि राजा राममोहन रॉय का रवैया ब्रिटिश सरकार के प्रति बहुत प्रशंसात्मक था, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो स्वराज्य के अग्रदूत नहीं। ये एक नज़रिया है लोगों का कि चूंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भारत के लिए अच्छा माना, इसलिए वे लोग उनको स्वराज्य के अग्रदूत नहीं मानते। पर ये एक नज़रिया हो सकता है, पर उनका ऐसा मानना था कि ब्रिटिश शासन से भारतीय जब संपर्क होगा तो उससे एक नई संस्कृति, विचार या शासन प्रणाली के संपर्क में आके भारतीय बहुत सारी आधुनिक चीज़ों को सीखेंगे, और जिससे उनका आगे स्वशासन और स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त होगा। तो इसलिए वो उसको उस रूप में देखते थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन का समर्थन नहीं किया, भारत के लिए उस संपर्क का समर्थन किया, और उनको लगता था कि इस संपर्क में आने के बाद भारतीय शिक्षित भी होंगे और वो आगे स्वराज्य और स्वशासन की मांग करेंगे। दूसरी चीज़ थी प्रेस की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस की मतलब समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया, और शायद उनका समर्थन करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। 1823 के अंदर उन्होंने द्वारिकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरी शंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर और चंद्र कुमार टैगोर के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय को याचिका भेजी। इस याचिका में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से एक अपील की, जिस अपील में उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, पर यह याचिका अस्वीकृत हो गई। फिर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने एक अपील की, और इस अपील में उन्होंने कहा कि दुनिया में जहाँ भी प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती वहाँ क्रांतियाँ होती हैं, क्योंकि लोगों को अपने विरोध को अभिव्यक्त करने का कोई जरिया नहीं मिलता, और इसीलिए उनका मानना था कि जनमत निर्माण में प्रेस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट भी की कि प्रेस का उद्देश्य सरकार के खिलाफ जनता को भड़काने का नहीं होता, बल्कि सामान्य जनता को शिक्षित और जागरूक करने का होता है। और इसीलिए उन्होंने इसी उद्देश्य से उन्होंने राष्ट्रीय
पुनर्जागरण को बढ़ाने के लिए और जनता में जागरूकता को बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए, 2 अखबार निकाले और वो 2 अखबार थे 1819 में संवाद कौमुदी बांग्ला में और 1822 में मिरातुल अखबार फारसी के अंदर। उनके इस योगदान की वजह से के दामोदरन ने कहा था कि भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के जनक राजा राममोहन राय थे। तो ये राजा राममोहन राय ने उस समय ब्रिटिश सरकार को भी समझाने की चेष्टा की कि हम इस स्वतंत्रता की मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि जब लोग अपने विरोध को अभिव्यक्ति देंगे तो इससे किसी बड़ी क्रांति की संभावना को टाला जा सके। तो ये उनका दूसरा विचार था। तीसरी चीज, उन्होंने न्यायिक सुधार का भी समर्थन किया। राजा राममोहन रॉय ने ये वो चाहते थे या वो सोचते थे कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और लोगों को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथकीकरण की बात भी की। आपको पता है मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत भी यही कहता है कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे के साथ पृथक रहने चाहिए। जितने वो पृथक रहेंगे उतना ही अच्छा वो अपने कार्य को करेंगे। तो इसलिए उन्होंने न्यायपालिका और कार्यपालिका की पृथकीकरण की बात की, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये चाहा कि भारत में न्यायिक व्यवस्था का संहिताकरण, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हो, कानूनों को संहिताबद्ध यानी लिखित रूप में संहिताबद्ध किया जाए। और उन्होंने ये भी माना कि भारतीय सामाजिक और आर्थिक संदर्भों को ध्यान में रख के ये संहिताकरण होना चाहिए। तीसरी चीज जो उन्होंने मानी और कही 1833 में जब ब्रिटिश सरकार संसद चार्टर अधिनियम पे विचार कर रही थी तो उनसे भी पूछा गया कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में वो क्या सोचते हैं, तो वो अपने विचार रखें। और उन्होंने उस समय जो बातें कही वो बातें इस प्रकार थी। उन्होंने न्यायालयों में जूरी प्रणाली को आरंभ करने का पक्ष लिया था। उनका मानना था कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं या जो अवकाश प्राप्त वकील हैं या समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हें जूरी का मेंबर बनाया जाए, सदस्य बनाया जाए। और उनकी इसी मांग को ध्यान में रखते हुए 1827 में भारत में जूरी अधिनियम पारित कर दिया गया था। हालांकि इस जूरी अधिनियम को पारित करने के बाद एक नई समस्या प्रारंभ हो गई थी और वो समस्या ये थी कि एक ऐसा कानून इस समय बना जो कि बहुत भेदभावपूर्ण था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी ईसाई पे मुकदमा चलता है तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकते। उन्होंने इस भेदभावपूर्ण कानून के विरुद्ध एक लेख भी लिखा था और अपना रोष भी प्रकट किया। तो इस रूप में उन्होंने कौन कौन से सजेशंस न्यायिक प्रणाली के लिए दिए थे, मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइव कर दूं। पहली बात, उन्होंने न्यायपालिका और कार्यपालिका की पृथकीकरण की बात की। दूसरी बात, उन्होंने जूरी प्रणाली को प्रारंभ करने की बात की, जिसके परिणाम स्वरूप जूरी प्रणाली शुरू भी हुई, अधिनियम पारित हुआ 1827 में। लेकिन उसमें एक असमानतापूर्ण कानून था जिसका उन्होंने विरोध भी किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में न्याय की प्रणाली या क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बाधा है वो है न्यायिक अधिकारी और जनता के बीच में जो संवाद की कोई भाषा नहीं, तो वो भी होना चाहिए। और ऐसे समाचार पत्रों का भी अभाव है जिनके द्वारा न्यायपालिका में क्या हो रहा है उसके बारे में जनता को परिचित कराया जा सके। तो उन्होंने न्यायिक व्यवस्था के सुधारों के संबंध में काफी महत्वपूर्ण सुझाव रखे और ये इनमें से काफी पे ब्रिटिश सरकार ने ध्यान भी दिया और कार्यवाही भी की। राजा राममोहन रॉय ने भारत में यूरोप वासियों के बसने के प्रश्न पे भी अपने विचार दिए। 1823 में ब्रिटेन की लोकसभा की प्रवर समिति ने भारत में यूरोपीय लोगों के बसने के प्रश्न पर राजा राममोहन रॉय की राय मांगी। 1813 के चार्टर एक्ट में यूरोपियों को भारत में भूमि खरीद के अथवा पट्टा लेके बसने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो इस विषय पे राजा राममोहन रॉय की राय मांगी गई थी और उन्होंने इस समय सिफारिश की थी कि शिक्षित, अमीर, सचरित्र यूरोप वासियों को भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1833 के जो अधिकार अधिनियम में सभी जो विद्यमान प्रतिबंध थे उनको हटा दिया गया था। इसके अलावा प्रशासन और राजस्व के संबंध में भी उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। उन्होंने ये आवश्यकता महसूस की थी
कि भाई प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होने चाहिए और प्रशासनिक पदों पर अधिकाधिक भारतीयों को नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने सेवाओं में प्रवेश लेने की जो न्यूनतम आयु थी उसको भी 22 वर्ष निर्धारित करने का सुझाव दिया। राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में भी उन्होंने सुझाव दिया था कि जो कृषक हैं, जो गरीब कृषक हैं, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए जमींदारों और सरकार को लगान की दरें कम करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने सीधे से जमींदारी के उन्मूलन का सुझाव तो नहीं दिया, पर उन्होंने ये कहा कि लगान की दरें परिवर्तित करने का अधिकार जमींदारों को नहीं दिया जाना चाहिए। इस रूप में उन्होंने भारत में स्थायी भू प्रबंधन की आवश्यकता पे बल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि गरीब जनता को पर से करों का बोझ कम किया जाए और ज़्यादा कर विलासिता की चीज़ों पे लगाया जाए, गरीबों के ऊपर कम कर लगाया जाए। और राजस्व सेवाओं के भारतीयकरण का सुझाव भी उन्होंने दिया। तो इस रूप में उन्होंने कुछ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर प्रशासन और राजस्व के संबंध में भी सुझाव दिए थे। और अंततः उन्होंने उनके मानवतावाद और विश्व बंधुत्व का जो विचार है वो उस अंतर्राष्ट्रीयवाद के विचार से मिलता जुलता है जो आगे राजनीति का हिस्सा बना। राजा राममोहन रॉय के विचारों में विश्व बंधुत्व और उदार मानवतावाद का एक आग्रह था। उनके विचारों में कहीं भी संकीर्णता को स्थान नहीं दिया था। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत सारी भाषाओं को जानने की वजह से उन्होंने बहुत सारे धर्मों के साहित्य को पढ़ा और उस साहित्य को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने एक ईश्वर की या एक आध्यात्मिक सत्ता का समर्थन किया था। और अगर उन्होंने एक आध्यात्मिक सत्ता का समर्थन किया तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट है कि उनका जो सोच था वो इस प्रकार का था कि उन्होंने जो संकीर्णताएं थी धर्म के नाम पे, उन संकीर्णताओं को स्वीकार नहीं किया था। उनका जो मानवता और धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण था, उसी की वजह से वो विश्व नागरिकता के विचार के प्रतिपादक बने। ये विश्व नागरिकता जो भारतीय दर्शन का एक बहुत ही मूलभूत विचार है, जहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम का विचार आता है, जिसमें कहा जाता है कि संपूर्ण वसुधा मेरा कुटुंब है। और वो जो अंतर्राष्ट्रीयवाद का विचार है, उसी का समर्थन राजा राममोहन रॉय ने भी किया था, विश्व नागरिकता के विचार का प्रतिपादन करके। और वो एक मानव जाति को एक परिवार और विभिन्न राष्ट्रों, जातियों और संप्रदायों को उसकी विभिन्न शाखाएं मानते थे और वो सही अर्थों में एक अंतर्राष्ट्रवादी थे। इसीलिए बहुत सारे विचारक जो हैं उनके इस योगदान को बहुत महत्व देते हैं। और इस रूप में आज आपने पढ़े राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार। और जो अब लास्ट वीडियो हम देखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें हम राजा राममोहन राय के आर्थिक विचार और एक विचारक के तौर पे उनका मूल्यांकन हम करेंगे। जैसा मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आप जो भी सजेशंस देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, शेयर करें। मुझे किस तरह से आपको और मदद कर सकती हूँ मैं अपने इस वीडियो में कुछ चेंज करके, तो वो आप मुझे सजेशन दें। धन्यवाद।